हेलो, तो कैसे हैं आप लोग। स्वागत है एक बार फिर से आपका अपने इस चैनल द नॉलेज ऑलराउंडर में। तो हम चला रहे थे चैप्टर फर्स्ट केमिस्ट्री का सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, और आज हम देखेंगे इसका पार्ट 2। तो पार्ट 2 हम शुरू करेंगे डाल्टन एटॉमिक थ्योरी से। तो आइए शुरू करते हैं बिना देर किए। क्लास 11th केमिस्ट्री चैप्टर फर्स्ट सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। तो आइए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करें अगर, तो जो पहला आपका एटम या जो परमाणु वर्ड था, ये दिया गया था एक इंडियन फिलोसफर थे जिनका नाम था महर्षि कनड़। ठीक, तो ये महर्षि कनड़ थे, इन्होंने ही परमाणु वर्ड दिया था, जिसको बाद में जॉन डाल्टन ने एटम वर्ड दिया, और ये इंडियन थे। ठीक, सबसे पहले क्या था, ये इंडियन थे। ठीक, फिर उसके बाद जॉन डाल्टन जो थी, उन्होंने इसके बारे में और पढ़ा और हमें बताया, और इन्होंने अपनी डाल्टन एटॉमिक थ्योरी दी, और इसके लिए इनको नोबेल प्राइज भी मिला था। हालांकि इनके जो इन्होंने थ्योरी दी थी, इसमें इनके लगभग सारे पॉइंट्स, कुछ पॉइंट्स को छोड़ के ज़्यादातर पॉइंट सब गलत साबित हो गए आज के ज़माने में, लेकिन तब भी उनको इसके लिए नोबेल प्राइज़ मिला, क्योंकि किसी ने कोई शुरुआत तो की, एक शुरुआत करने वाला चाहिए, फिर बाद में उस पर रिसर्चेज होती रहती हैं। ठीक, तो देखते हैं इन्होंने अपनी थ्योरी में क्या कहा। तो इन्होंने सबसे पहले कहा कि मैटर जो है वो छोटे छोटे पार्टिकल्स का बना है, जिनको हम एटम कहते हैं। तो इन्होंने अपने पहला पॉइंट थ्योरी में ये बताया। ठीक, ये बात ठीक है, लेकिन अभी इसके बाद ये किस तरह से गलत साबित हुआ, ये भी हम लोग देखते हैं। ठीक, तो इसके बाद फिर एटम्स आर नॉट सब डिवाइडेड। एटम्स आर नॉट सब डिवाइडेड, इसका मतलब एटम्स को और डिवाइड नहीं किया जा सकता, लेकिन आपने इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को पढ़ा है, इसलिए आपका इनकी ये पॉइंट जो था ये गलत इस तरह से हो गया। इसके बाद बात करें इनके अगले पॉइंट की, तो इन्होंने कहा था कि एटम्स ऑफ एन एलिमेंट आर आइडेंटिकल टू ईच अदर। इसका मतलब क्या है, एटम में जो एलिमेंट के जो एटम होते हैं वो एक दूसरे को आइडेंटिकल होते हैं, लेकिन हमने आइसोटोप्स देखे है ना, हमने आज के टाइम पे हम आइसोटोप्स पढ़ते हैं जो एक दूसरे के लिए आइडेंटिकल नहीं होते हैं, है ना। ठीक है, जैसे 17Cl35 और 17Cl37, तो ये इसमें ये दोनों एटम एक दूसरे के आइडेंटिकल नहीं है, तो ये आइसोटोप्स और इसके कारण ये पॉइंट भी इनका गलत हो गया। इसके बाद एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स आर डिफरेंट टू ईच अदर, मतलब डिफरेंट एलिमेंट्स के डिफरेंट एटम्स होंगे, ये पॉइंट भी इनका गलत हो गया आज के टाइम पे। और इसके बाद इन्होंने जो अगला पॉइंट बताया वो ये था कि एटम्स जो होते हैं वो जब सेपरेट होते हैं तो वो अपनी जो उनकी सेपरेट आइडेंटिटी होती है, तो केमिकल रिएक्शन क्या होता है, रीअरेंजमेंट ऑफ एटम्स, मतलब एटम्स रीअरेंज होते हैं। ठीक है, नया कंपाउंड या नई चीज़ बनाने के लिए, ठीक, न्यू सब्सटेंस बनाने के लिए केमिकल रिएक्शन होती है, रीअरेंजमेंट होता है एटम्स का। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं केमिकल रिएक्शन। तो केमिकल रिएक्शंस में जो एटम्स होते हैं वो अपनी सेपरेट आइडेंटिटी को लॉस नहीं करते हैं, इन्होंने अपने पॉइंट में ये कहा था, है ना। लेकिन फिर बाद में जब न्यूक्लियर रिएक्शन आई तो इससे इनका ये वाला पॉइंट भी गलत हो गया, अल्फा रेज, बीटा रेज, गामा रेज, ये सब। ठीक, इसके बाद एटम कैन नॉट बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड, एटम को ना बनाया जा सकता है ना डिस्ट्रॉय किया जा सकता है, इनका ये पॉइंट आज भी सही है। ठीक, इस पॉइंट को कोई गलत नहीं कह सकता। इसके बाद एक और पॉइंट था इनका, रिलेटिव नंबर एंड काइंड्स ऑफ एटम आर सेम इन गिवन कंपाउंड। तो ये इनके पॉइंट है जो कि हाँ आज भी सही है और आज भी लोग सही मानते हैं। अब आगे चल के अगर गलत हो जाए तो भाई पता नहीं इसका, लेकिन अभी तक के लिए सही है। अब इनकी जो इन्होंने थ्योरी दी थी तो इसके कुछ ड्रॉबैक भी थे, तो ड्रॉबैक देखते हैं। तो इनका ड्रॉबैक ये थे, जैसे इट फेल टू एक्सप्लेन द कॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, ये नहीं बता पाए थे जॉन डाल्टन कि केमिकल एटम जो है वो केमिकल कॉम्बिनेशन क्यों कर रहे हैं, एटम्स रीअरेंज क्यों हो रहे हैं, फिर एक दूसरे से कंबाइन क्यों हो रहे हैं, तो ये सब वो नहीं बता पाए थे। ये हम कहें कि केमिकल रिएक्शन का कारण नहीं बता पाए थे कि क्यों हो रहा है ये केमिकल रिएक्शन क्यों हो रही है। इसके बाद इट डज नॉट गिव एनी आइडिया अबाउट आइसोटोप्स एंड आइसोबार्स, ये आइसोटोप्स और आइसोबार्स काफ़ी पहले टाइम के ज़्यादातर साइंटिस्ट के लिए ये आइसोटोप्स और आइसोबार्स बहुत बड़ी मुसीबत है, वो हम आगे देखेंगे। ठीक है, लेकिन ये जॉन डाल्टन तो इनकी थ्योरी का भी यही ड्रॉबैक ये भी था कि आइसोटोप्स और आइसोबार्स के बारे में कोई आइडिया नहीं दे पाए थे। इसके बाद अब इनकी डाल्टन एटॉमिक थ्योरी के बाद ये मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी देखते हैं हम लोग। वैसे जो जॉन डाल्टन की थ्योरी है, इसके बाद काफ़ी थ्योरीज आई और फिर उसमें काफ़ी सारे चेंजेस हुए, लेकिन वो सब हम नहीं देखेंगे। ठीक, अभी हम वो सब नहीं देखेंगे। और उसके बाद अब हम लोग सीधे देखेंगे मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी। मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी जो हम लोग आज भी फॉलो करते हैं, आज भी जिस थ्योरी को हम लोग फॉलो करते हैं, तो इसमें क्या कहा गया, एटम इज़ नो लॉन्गर कंसीडर टू बी इंडिविजुअल, मतलब एटम को हम लोग इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन पार्ट हम लोग पढ़ते हैं, तो इसका मतलब एटम को अब और ऐसा नहीं माना जाता था कि वो और डिविजिबल नहीं है। ठीक, फिर माना, इसका मतलब क्या है कि ये मान लिया गया कि हाँ एटम सब डिविजिबल है, किसमें, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन में। इसके बाद दूसरा पॉइंट, एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट्स में नॉट बी सिमिलर इन ऑल रिस्पेक्ट्स, जस्ट उसके अपोजिट है सारे पॉइंट्स लगभग, जो पॉइंट उनके गलत साबित हुए थे उनको सही किया गया था। ठीक, एटम्स ऑफ सेम, उन्होंने क्या कहा था कि जो सेम नहीं होते हैं, सेम होते हैं, लेकिन इसमें क्या कहा गया कि सेम हो भी सकते हैं और नहीं भी सेम हो सकते हैं। ठीक, सेम एलिमेंट जो होता है तो उसके एटम्स सेम हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। ठीक, फिर तीसरा पॉइंट कि एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स में हैव सिमिलर वन और मोर प्रॉपर्टीज, डिफरेंट एलिमेंट्स के जो एटम्स होते हैं वो उनकी कुछ प्रॉपर्टीज सेम हो सकती हैं।
तो बस वो कुछ नहीं है कि जॉन डाल्टन के ही जो पॉइंट्स गलत साबित हुए थे तो उन्हीं को सही करके इसमें बताया गया है। ठीक, एटम इज द स्मॉलेस्ट यूनिट विच टेक पार्ट इन केमिकल रिएक्शन। हाँ भाई, एटम ये सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट है। ठीक, ये भी हम जानते हैं। इसके बाद द रेशियो इन विच द डिफरेंट आइटम्स कंबाइन में बी फिक्स्ड एंड इंटीग्रल बट मे नॉट बी ऑलवेज बी सिंपल। अब ये जो पॉइंट है इसका मतलब आप लोग समझ चुके होंगे, नहीं समझे तो अभी हम आपको बता रहे हैं। द रेशियो इन विच मतलब जिस रेशियो में आपके एटम्स कंबाइन करते हैं, जैसे आपका H2O है तो H2O का एक फिक्स रेशियो होगा जिसमें वो कंबाइन करेगा, 16:8 या इनका कोई भी एक फिक्स रेशियो होगा कि इतने रेशियो में हाइड्रोजन और इतने रेशियो में ऑक्सीजन कंबाइन करेगा तभी H2O बनेगा, और अगर वो रेशियो आप खराब कर देते हैं तो H2O नहीं बनेगा। ठीक, एक फिक्स रेशियो इसी में ये मिलेंगे, और जो रेशियो होगा वो आपका इंटीग्रल होगा, मतलब उसमें इंटीजर्स होंगे। ठीक, और ऐसा जरूरी नहीं है कि वो हमेशा सिंपल हो, ये है इस पॉइंट का मतलब। ठीक, वो ज़रूरी नहीं है कि वो रेशियो सिंपल हो, और ये भी नहीं है कि वो पहली बात तो ये कि वो इंटीग्रल होगा, मतलब इंटीजर ही होगा, 1 2 3 4 इस तरह से होगा, इंटीजर होगा, होल नंबर फ्रैक्शन में नहीं होगा। ठीक, तो ये समझ गए। जैसे H2O है तो इसका 16:8, ठीक, 16:8 होता है, या किसी और कंपाउंड का 7:18 हो सकता है। ठीक, कुछ भी हो सकता है, लेकिन फ्रैक्शन में नहीं हो सकता। रेशियो की 2/3 रेशियो 3/5 होना, इंटीजियर में होगा। और इसका जो फिक्स रेशियो होगा, ये जरूरी नहीं है कि हर बार सिंपल हो कि 1:2 या 2:3, कई बार ज़्यादा होता है, जैसे 84:99 इस तरह से भी हो सकता है। तो रेशियो जरूरी नहीं है कि सिंपल हो। और छठा पॉइंट इन्होंने बताया कि एटम्स ऑफ वन एलिमेंट में बी चेंज्ड इनटू एटम्स ऑफ अदर एलिमेंट। ठीक, जो एटम्स होते हैं एलिमेंट के वो चेंज हो सकते हैं। ठीक, अदर एलिमेंट्स के जो एटम्स हैं तो वो, ये पॉइंट आप लोग जानते ही हैं। इसके बाद अगला पॉइंट है द मास ऑफ एटम कैन बी चेंज इनटू एनर्जी। जो एटम का मास होता है वो एनर्जी के फॉर्म में भी चेंज हो जाता है, और इसकी एनर्जी निकालने के लिए हम लोग आइंस्टीन का फॉर्मूला यूज़ करते हैं, E = mc²। ठीक, कि केमिकल रिएक्शन में पहले कहा गया था कि एटम्स जो हैं तो जब केमिकल रिएक्शन होती है तो बराबर रहते हैं, लेकिन कि दोनों तरफ का मास बराबर रहेगा, रिएक्टेंट साइड और प्रोडक्ट साइड का। रिएक्टेंट और प्रोडक्ट साइड आप अपनी क्लास 10th में इतना तो जानते ही होंगे कि रिएक्शन में जो इधर साइड रहता है लेफ्ट साइड में, और फिर जो नया बनता है ये होता है प्रोडक्ट, और जो जिससे बनता है जहाँ रीअरेंजमेंट होता है वो होता है रिएक्टेंट साइड। ठीक, तो इसमें दोनों तरफ बराबर एनर्जी मास रहेगा, दोनों तरफ बराबर मास रहेगा, लेकिन ये बात इस बात ऐसे सही नहीं है। क्यों? क्योंकि बीच में रिएक्शन के टाइम कुछ एनर्जी के फॉर्म में भी निकल जाता है। ठीक, कुछ एनर्जी में भी कन्वर्ट हो जाते हैं एटम्स। ठीक, तो इसलिए मास बदलता है। ठीक, प्रोडक्ट साइड का मास कुछ रिएक्शन में बदल जाता है। तो ये थी मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी और इसके पॉइंट्स। एक बार आप चाहें तो इसके स्क्रीनशॉट पीछे जा करके फिर स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, और इसके बाद आप इन सभी पॉइंट्स को अगर पढ़ लेंगे तो समझ में आ जाएगा, कोई बहुत कठिन चीज़ नहीं है। अब आगे बढ़ने के पहले आपका कुछ डाउट होगा तो वो क्लियर कर दूं कि काफ़ी टॉपिक्स स्टार्टिंग के हैं, बीच के जो 6 दिए हैं, क्योंकि ये टॉपिक्स ऐसे हैं जो आपकी फिजिक्स में भी हैं, और फिजिक्स में हम आपको ये टॉपिक्स पढ़ा चुके हैं। ठीक है, ये मेनली फिजिक्स के टॉपिक्स हैं, लेकिन केमिस्ट्री में भी दिए गए हैं। तो ये हम फिजिक्स में जब पढ़ चुके हैं तो इसमें हमें पढ़ने की जरूरत नहीं है। अगर आपको पढ़ना हो तो यूनिट्स एंड डायमेंशन एक चैप्टर है, तो उसी के टॉपिक्स हैं ये सारे। तो आप जो इसमें चैप्टर फर्स्ट में केमिस्ट्री के भी हैं, और इनको हमने अभी इसमें केमिस्ट्री वाले पार्ट में नहीं पढ़ाया है, फिजिक्स में ही पढ़ा दिया है। तो आप उसका वीडियो देख सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। तो वो टॉपिक्स हैं जैसे फिजिकल क्वांटिटी, ये हम उसमें पढ़ चुके हैं, यूनिट्स एंड डायमेंशन फिजिक्स में ये सब टॉपिक्स पढ़े हुए हैं। फंडामेंटल यूनिट्स क्या है, डिराइव्ड यूनिट्स क्या है, मेजरमेंट किसका, लेंथ का, मास का, टाइम, टेम्परेचर का, इसका हाँ टेम्परेचर का भी बता दिया है। ठीक, एक्यूरेसी प्रिसीशन क्या है, साइंटिफिक नोटेशन के क्या रूल्स हैं, क्या होता है, सिग्निफिकेंट फिगर्स में क्या है, राउंडिंग ऑफ, डायमेंशन और कैसे निकालते हैं, और डायमेंशन की एप्लीकेशंस क्या है। तो ये टॉपिक आपके फिजिक्स में भी हैं और केमिस्ट्री में भी हैं। ठीक, तो हम जब फिजिक्स में इसको पढ़ चुके हैं तो केमिस्ट्री में हम इसको दोबारा क्यों पढ़ेंगे। ठीक है, तो अगर आपको पढ़ना हो तो आप फिजिक्स का चैप्टर 2 यूनिट्स एंड डायमेंशन देख लीजिएगा, सब टॉपिक्स आपको उसमें मिल जाएंगे, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। ठीक, तो ये टॉपिक्स को हमने छोड़ दिया। इसके बाद फिर इन टॉपिक्स के बाद आपका यहीं से स्टार्ट है डाल्टन एटॉमिक थ्योरी से। देखिए सारे टॉपिक्स को हम लोग कवर करेंगे, तो आपको डाउट ना रहे कि हाँ ये सब नहीं पढ़ाया गया ये वो। तो इसके लिए आप फिजिक्स का आपको नीचे लिंक मिल जाएगा, ये सब फिजिक्स में आपको टॉपिक्स मिल जाएंगे। तो अब हम देखेंगे अपना मोल कंसेप्ट, आखिर मोल क्या है। अब यहाँ से हमारा मेन चैप्टर शुरू होता है। ठीक है, तो मोल कंसेप्ट को ध्यान से समझें और इसके बाद हम देखते हैं। तो मोल कंसेप्ट क्या होता है, कुछ नहीं, मोल आपका एक नंबर है। जिस तरह हम लोग 1 दर्जन बोलते हैं, तो 1 दर्जन 1 डजन में 12 बुक्स होती हैं, मतलब 1 डजन बोलने का मतलब क्या हो गया, 12 बुक्स। तो 2 डजन का मतलब क्या हो गया, 24 बुक्स। हम लोग मार्केट में जाते हैं केला खरीदते हैं, तो हम लोग क्या बोलते हैं, 1 दर्जन केला दे दे, तो वो कितने केले देता है, 12 केले आपको देता है। तो जिस तरह 1 दर्जन, दर्जन मतलब 12 होता है। ठीक, तो डजन मतलब 12 होता है। उसी तरह आपका मोल भी एक नंबर को रिप्रेजेंट करता है, और वो नंबर क्या है, 6.022 × 10⁻23
और इसको हम लोग, इसी नंबर को हम लोग एवोगाड्रो नंबर भी बोलते हैं। इस साइंटिस्ट के नेम पर है, एवोगाड्रो एक साइंटिस्ट थे, ठीक। तो उन्हीं के इसमें है एवोगाड्रो नंबर। और इस ये एवोगाड्रो नंबर क्या होता है, 6.022 इंटू 10⁻23। ये एक तरह का नंबर है और इसी को हम लोग 1 मोल कहते हैं। तो 1 मोल क्या है, अगर आपको से कोई पूछे कि 1 मोल एक नंबर है और वो नंबर क्या है 6.022 इंटू 10⁻23, मतलब अगर हम 1 मोल बोलते हैं, 1 मोल बोलते हैं तो इसका मतलब 6.022 इंटू 10⁻23 कोई भी चीज़ होगी, जो चीज़ की बात कर रहे हैं। जैसे 1 मोल अगर हम एटम बोलें 1 मोल एटम बोलें तो 1 मोल मतलब कितने एटम्स हो जाएंगे, 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स। 1 मोल इज इक्वल टू जो चीज़ वही चीज़ 6.022 इंटू 10⁻23। 1 मोल का मतलब क्या होता है 6.0223, जो ये कि एक नंबर है। और एंटिटीज़ मतलब जो चीज़ आपने जिस चीज़ के लिए आप 1 मोल बोल रहे हैं। जैसे हम लोग 1 दर्जन केला बोलें तो मतलब 12 केला होगा, है ना। अगर 1 दर्जन की बात करें तो उसमें मतलब क्या होता है 12। तो उसी तरह 1 मोल एटम अगर हम बोलें तो 1 मोल एटम का मतलब 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स। अगर हम 1 मोल न्यूट्रॉन बोलें या 1 मोल मॉलिक्यूल बोलें तो 1 मोल मॉलिक्यूल का मतलब 6.022 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स। अगर हम 1 मोल प्रोटॉन बोलें तो इसका मतलब 6.022 इंटू 10⁻23 प्रोटॉन्स, इतने प्रोटॉन। 1 मोल न्यूट्रॉन बोलें तो इसका मतलब क्या है, इसमें कितने न्यूट्रॉन, इतने 6.022 इंटू 10⁻23। अगर हम 1 मोल इलेक्ट्रॉन पूछें तो 1 मोल इलेक्ट्रॉन मतलब क्या हो गया 6.022 इंटू 10⁻23 इलेक्ट्रॉन्स। 1 मोल अगर हम बुक आपसे पूछें, 1 मोल बुक दे दो तो आप कितनी बुक्स देंगे, 6.022 इंटू 10⁻23 बुक्स। मतलब 1 मोल क्या होता है, 1 मोल आपका सिंपली एक नंबर है और वो नंबर कौन सा है 6.022 इंटू 10⁻23, और जो चीज़ हो वही चीज़ आगे लिख देते हैं। अगर एटम पूछे हैं तो एटम लिख दीजिए, ठीक। जैसे ये लिखा हुआ 1 मोल कोई चीज़ मतलब क्या हो गया 6.022 इंटू 10⁻23 वही चीज़, है ना। 1 मोल कोई चीज़ अगर कोई आपसे पूछे तो 6.022 इंटू 10⁻23 वही चीज़। अब देखो कोई चीज़ का मतलब कोई भी चीज़ आप लीजिए। 1 मोल अगर हम बोलें 1 मोल न्यूट्रॉन तो इसका मतलब क्या हो गया 6.022 इंटू 10⁻23, और वही चीज़ मतलब जिसकी हम लोग बात, जिसके लिए हम लोगों ने 1 मोल लिखा है, 1 मोल हम लोगों ने न्यूट्रॉन के लिए लिखा, तो इसका मतलब 6.022 इंटू 10⁻23 और वही चीज़ मतलब न्यूट्रॉन, जिस चीज़ के बारे में हमने लिखा। अब 1 दर्जन केला बोलने जाते हो तो वो 12 सेब तो पका नहीं देता है ना। केला बोला है तो वो आपको 12 केला ही देगा। उसी तरह 1 मोल अगर न्यूट्रॉन बोलोगे या 1 मोल एटम बोलोगे तो वो आपको 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स लेने पड़ेंगे, ठीक। चलो मोल अब आप समझ गए होंगे मोल क्या है। अब अगर हम बात करते हैं कि दरअसल ये जो आपका एमयू और ग्राम एटॉमिक यूनिट मास जो भी है तो इसको देखते हैं, ठीक। तो कहानी शुरू होती है आपके कार्बन के एटम से। अच्छा, कार्बन के एटम से पहले की बात करें तो देखो एटम में आपके क्या होगा, ये अगर आपका एटम है तो उसका एक न्यूक्लियस होगा, न्यूक्लियस में आपके प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं और उसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं, है ना। यही ऐसा ही आप स्ट्रक्चर बना दिया है कि ये बीच में न्यूक्लियस जिसमें प्रोटॉन है और न्यूट्रॉन है और उसके अराउंड इलेक्ट्रॉन इस तरह से उसके बाहर चक्कर लगा रहे हैं, ठीक। तो ये होता है आपका एटम। अब ये बताइए कि आपके एटम का मास क्या होगा। एटम का मास आपका जो निकालते हैं हम लोग तो वो निकालते हैं उसके न्यूट्रॉन और उससे प्रोटॉन से, ठीक। अच्छा, इसमें आपके जो आपका जो प्रोटॉन का मास होता है वो होता है 1.67 इंटू 10⁻24 ग्राम। अब ये बहुत छोटा नंबर है, -24 10⁻24 ग्राम, ठीक। कितना है ये 1.67 और इंटू 10⁻24 का मतलब ऐसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19। अब कितना छोटा नंबर है ना। तो न्यूट्रॉन आपका बहुत छोटा होता है इसलिए उसका मास भी बहुत छोटा आता है। तो एक प्रोटॉन का मास दिया गया है ये, और न्यूट्रॉन का भी मास लगभग इतना ही होता है। थोड़ा सा आपका जो न्यूट्रॉन का मास होता है वो थोड़ा सा बिल्कुल ज़्यादा होता है, बिल्कुल थोड़ा सा कि हम लोग उसको नज़रअंदाज कर सकते हैं। तो इसका मतलब क्या, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों का मास बराबर होता है एटम में। एटम का मास निकालने के लिए उसके इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का मास ऐड करना होता है, ठीक। तो अगर हम उसमें देखो कोई भी चीज़ का अगर आपको मास निकालना है, ठीक। जैसे आपको एक डब्बा दिया गया, उसमें आपका डस्टर, उसमें आपकी कोई चीज़ पड़ी हुई, एक बॉल पड़ा है और एक आपकी पे मान लीजिए कोई भी चीज़ क्या बोलते हैं आपकी एक वाटर बॉटल पड़ी हुई है फील्ड, ठीक। तो अगर आपसे बाल्टी का इस समय का टोटल वजन पूछा जाए तो आप उसमें जो आपके बाल्टी में जो प्लास्टिक है उसका वजन ऐड होगा, साथ में जो बोतल पड़ी है उसका भी वजन ऐड होगा, और साथ में जो आपने बॉल डाली है उसका भी वजन ऐड होगा। तो इन तीनों चीज़ों का वजन मिला के आपका टोटल वजन आएगा उस चीज़ का। उसी तरह से एटम में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं, और अगर हम इन्हीं के मास को ऐड कर दें तो आपका एक एटम का मास आ जाएगा, है ना। तो इस तरह से मास निकालने का कंसेप्ट शुरू हुआ था। तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का मास लगभग सेम है, ठीक। अब बात करें इलेक्ट्रॉन की तो इलेक्ट्रॉन का मास होता है 9.1 इंटू 10⁻27 ग्राम। अब ये प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से भी बहुत कम मास है ना। इतना ये कम मास है कि इसको हम लोग काउंट ही नहीं करते हैं, ना के बराबर समझ लीजिए। ये जो इलेक्ट्रॉन का मास है 9.1 इंटू 10⁻27 ग्राम, ये इतना छोटा है कि हम इसको काउंट ही नहीं करते, ना के बराबर है, ये सब कह सकते हैं।
तो अब एटम में अगर इलेक्ट्रॉन का मास ना के बराबर है तो इसका मतलब एटम का मास किससे निकलेगा, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के मास को अगर हम ऐड कर दें तो आपके पूरे एटम का मास निकल आएगा, है ना। आपके अगर हम प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का मास ऐड कर दें तो पूरे एटम का मास निकल आएगा। इलेक्ट्रॉन को ऐड करने कोई फायदा नहीं क्योंकि उसका मास तो ना के बराबर है, तो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन को ऐड कर देंगे तो पूरे एटम का मास निकल आएगा। और यही होता है आपका 1 AMU। इसी को हम लोग बोलते हैं एमयू का मतलब क्या हो गया, एटॉमिक मास यूनिट। आपके न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का मास लगभग सेम है 1.67 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम। तो ये 1 AMU जो कि एक यूनिट होती है, तो वो हमने यूनिट इतने को मान लिया, कितने को 1.67 ग्राम इंटू 10⁻⁻24 ग्राम। जो आपका न्यूट्रॉन या प्रोटॉन का जो मास होता है उसको हम लोगों ने एक यूनिट मान लिया। एक यूनिट की भी तो हमको जरूरत थी। देखो एटम का मास इतना छोटा होता है, इतना छोटा होता है कि इसको ग्राम में बार बार नापना, बहुत मेजर करना बहुत खराब था, बहुत दिक्कत थी और बहुत बड़ा नंबर मिलता था। इसलिए हमें कोई एक छोटी यूनिट चाहिए, है ना, कोई एक छोटी यूनिट चाहिए जिसके टर्म्स में हम लोग एटम जैसी छोटी चीज़ों का हम लोग मास मेजर कर सकें। तो छोटे मास को मेजर करने के लिए, एटम्स के मास को और मॉलिक्यूल्स का मास निकालने के लिए हमने कौन सी यूनिट फाइंड की, एटॉमिक मास यूनिट, जिसको हम लोग AMU बोलते हैं। और इसका हम लोग कुछ लोग यू भी लिखते हैं, सिंपली यू, इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये एटॉमिक मास यूनिट है। और ये एटॉमिक मास यूनिट इसका मतलब क्या है, आपका जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का मास होता है वही आपकी एक यूनिट हमने बना दी जिसको एमयू बोला गया। तो इसका मतलब क्या है, 1 AMU इज इक्वल टू 1.67 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम। ये ग्राम और AMU का रिलेशन आ गया, ये ग्राम और AMU का रिलेशन आ गया, है ना। अब जो लिखेंगे 27U लिखा रहता है। जैसे अगर आपसे पूछा जाए आपके उसका कार्बन का मास कितना, तो 12 AMU या 12U, इस तरह से आपका कार्बन का मास है। अब ये एक कार्बन आइटम का मास है 12, है ना, एक कार्बन। अब ये किस तरह से निकाला जाता है ये देखते हैं। देखिए तो कहानी शुरू होती है कार्बन के एटम से। जैसे कार्बन के एटम में, अब देखो कार्बन के एटम का मास अगर आपको निकालना है तो एटम में जो जो चीज़ें हैं उन सबको ऐड कर दो तो भाई कार्बन का एटम का मास निकल आएगा। तो कार्बन का जो 12 एटॉमिक नंबर जिसका होता है उसका हम लोग निकाल रहे हैं मास, ठीक, 6 एटॉमिक नंबर जिसका होता है उसका हम लोग मास निकाल रहे हैं। तो अब वो जो कार्बन का आपका एटम होगा जिसका 6 एटॉमिक नंबर हो, तो उसमें क्या होंगे, 6 प्रोटॉन होंगे, 6 न्यूट्रॉन होंगे और 6 इलेक्ट्रॉन होंगे। अब हम आपको बता चुके हैं कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का मास लगभग सेम होता है और इलेक्ट्रॉन का मास हम लोग एटम का मास निकालने में काउंट नहीं करते। क्यों नहीं काउंट करते, क्योंकि ये बिल्कुल ना के बराबर होता है, बहुत कम, इतना कि ना के बराबर होता है, इसको हम लोग नहीं ऐड करते इलेक्ट्रॉन के मास को। तो अब सी एटम को जो हमें वजन निकालना है तो किसका, इसमें हम लोग किसके किसके वजन को ऐड कर देंगे, 6 प्रोटॉन और 6 न्यूट्रॉन को हम लोग वजन को ऐड कर देंगे। तो ये आएगा आपका 12 AMU। क्या आएगा आपका, 6 12 है, 6 आपके प्रोटॉन हो गए, 6 न्यूट्रॉन हो गए, तो इसका मतलब क्या हो गया, 12 हो गए। और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का आपका मास होता है 1.67 इंटू 10⁻⁻24, है ना। यही तो हमने आपको बताया था, प्रोटॉन का मास और न्यूट्रॉन का मास कितना होता है 1.67 इंटू 10⁻⁻24, लगभग सेम मानते हैं। तो 6 मास ऑफ प्रोटॉन और 6 मास ऑफ न्यूट्रॉन। अब देखो आपके 6 प्रोटॉन का जो मास है उसमें हम लोग 6 न्यूट्रॉन के मास को ऐड कर देंगे तो टोटल एटॉमिक मास आ जाएगा। तो देखो 6 मास ऑफ प्रोटॉन प्लस 6 मास ऑफ न्यूट्रॉन को ऐड करने के लिए हम लोग इसमें क्या करेंगे, 6 और 6 को ऐड करके, और इसमें इस तरह से लिख सकते हैं 1.67 इंटू 10⁻⁻24, इसमें 12 का मल्टीप्लाई करा देंगे तो बात तो वही होगी ना। तो अब देखो 12 तो हम लोग लिख सकते हैं, और ये जो 1.67 इंटू 10⁻⁻24 है ये आपको कुछ समझ में आ रहा है, ये क्या है, यही तो आपका 1 AMU है, एटॉमिक मास यूनिट, ग्राम में, है ना। अब ये जो हमने प्रोटॉन और इसका न्यूट्रॉन का मास बताया ये ग्राम में है ना, ये ग्राम में है, ये ग्राम में बताया था ना। और ग्राम और AMU का रिलेशन, ये एक AMU में 1.67 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम होते हैं। तो 12 इंटू और इतने ग्राम, अब इतने ग्राम को हम लोग AMU लिख सकते हैं, एक AMU लिख सकते हैं, तो 12 AMU इसका आंसर आ जाएगा, ठीक। तो आपका ये आ गया 12 AMU। तो आपके एक जो एटॉमिक नंबर जो आपका 6 वाला जो आपका कार्बन का एटम होता है तो उसका मास कितना आ गया 12 AMU। अब ये एक कार्बन एटम के मास की हमने बात की, है ना, एक कार्बन एटम का मास होता है 12 AMU, ठीक। तो इसको हम लोग इस तरह से भी लिख सकते हैं, AMU की अगर हम लोग डिफिनेशन बनाना चाहें तो 1 AMU इज इक्वल टू 1/12 ऑफ मास ऑफ 1 एटम ऑफ C12 या C, है ना, कार्बन के एक एटम के मास के बराबर, है ना, 1/12 ऑफ मास ऑफ 1 एटम ऑफ C, ये होता है आपका एक AMU। देखो 12 AMU आपके एक कार्बन एटम का मास होता है, तो एक कार्बन एटम का मास होता है आपका 12 AMU, तो 1 AMU क्या हो जाएगा 1/12 मास ऑफ कार्बन, है ना, ये हो जाएगा। तो यही आपके डिफिनेशन हम लोग इस तरह से बना सकते हैं। वैसे अब आपको इसकी डिफिनेशन की जरूरत नहीं पड़ेगी, ये लिखा हुआ है, आप इसी से डिफाइन कर सकते हैं, ठीक। और अगर हम आपसे बोलें कि एक मोल में कितने कार्बन आइटम होंगे, तो मोल अभी हम आपको बता चुके हैं, मोल होता है आपका नंबर, और एक एटम का मास है 12 AMU। अगर आपसे पूछे एक मोल कार्बन में कितने एटम्स होंगे, एक मोल एटम में एक मोल में कितने कार्बन एटम होंगे, तो आप क्या बोलेंगे 6.022 इंटू 10⁻23 कार्बन के एटम होंगे। एक मोल क्या है, ये नंबर है 6.022 इंटू 10⁻23, तो एक मोल में आपके इतने कार्बन एटम होंगे,
ठीक, बाकी हम बाद में देखेंगे। आज इसको फिर से बार बार रिवाइज कर लें और एक बार अच्छे से वीडियो को एक बार और देख लें, ताकि आपको अच्छे से इसमें कोई डाउट ना रहे, सब क्लियर हो जाए अच्छे से। तो अब उसी से मिलता जुलता एक क्वेश्चन देखते हैं। अभी हमने कार्बन के एटम का मास निकाला, तो अब आगे देखते हैं हम लोग। ठीक है, तो जैसे क्वेश्चन आपको दिया गया है कि 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स ऑफ कार्बन मास। ठीक, इसका हमको वो मास निकालना है। ठीक, तो इसका मास निकालना है हमको, इतने एटम्स का, इतने कार्बन के एटम्स का हमको मास निकालना है। देखो अभी हमने एक कार्बन एटम का मास निकाला था। ठीक, एक कार्बन एटम का मास क्या होता है? हाँ बताइए बताइए, कितना होता है? एक कार्बन एटम का मास होता है, जो आपका नॉर्मल कार्बन का एटम होता है, तो उसका मास अभी हमने निकाला है, वो होता है आपका 12U या 12 AMU जो आप बोलते हैं, तो 12 AMU। ठीक, ये एक कार्बन एटम का मास है। अब हम आपको मोल भी पका चुके हैं। एक मोल में एक मोल कितने नंबर को रिप्रेजेंट करता है? एक मोल आपका 6.022 इंटू 10⁻23 इस नंबर को रिप्रेजेंट करता है। कोई भी चीज़ अगर एक मोल है, इसका मतलब कितना है? 6.022 इंटू 10⁻23 है। ठीक, तो एक कार्बन एटम का मास है 12 AMU। ठीक, अब आपसे पूछा जा रहा है कि 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स, कार्बन के एटम्स का मास कितना होगा? ठीक, ग्राम में बताना है। ठीक, ये ग्राम में बताना है। ठीक, यहाँ पर AMU में है और यहाँ पर ग्राम में है। तो या तो हम आपको डायरेक्टली अभी बता चुके हैं कि मोल और ग्राम में क्या होता है। 1 AMU इज इक्वल टू 1.67 इंटू 10⁻24 होता है। ये हम आपको बता चुके हैं। एक मिनट देखते हैं कहाँ पे बताया हमने आपको, अभी आप देखेंगे तो आपको याद आ जाएगा। ये देखिए 1 AMU इज इक्वल टू कितना हम लोगों को निकाला था? 1.67 इंटू 10⁻24। ठीक, ग्राम, यहाँ पर ग्राम नहीं लिखा हुआ है, ग्राम। ठीक, तो या तो डायरेक्टली हम लोग ये इसमें लिख दें। ठीक, एक मिनट, ये रहा हमारा क्वेश्चन। ठीक, हाँ, तो या तो हम डायरेक्टली AMU से हमको ग्राम में निकालना है। ठीक, तो हम इसको रिलेशन का भी यूज़ कर सकते हैं। नहीं तो देखो ये कितने को रिप्रेजेंट कर रहा है? ये रिप्रेजेंट कर रहा है 1 मोल को। तो हम लोग इसकी जगह ये लिख सकते हैं कि ये हमसे क्या पूछ रहा है कि 1 मोल कार्बन एटम का मास कितना है। यही तो हुआ बात ना, वो 6.022 एक मोल को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि इतने एटम्स की जगह हम लोग लिख सकते हैं कि एक मोल कार्बन एटम का भी हमसे मास पूछ रहा है। तो एक कार्बन एटम का मास 12 AMU है, तो एक मोल एटम का मास हमको ग्राम में बताना है। तो AMU और ग्राम का हमको रिलेशन पता है, चाहे तो हम उसको यूज़ कर सकते हैं। कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। तो बस इसी तरह से हमको इसको सॉल्व करना है। देखो, तो 1 मोल ऑफ कार्बन एटम लिख सकते हैं हम लोग, उसको लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? इतने को, यही तो 1 मोल होता है भाई, यही तो हमारा 1 मोल होता है। 1 मोल इज इक्वल टू 6.022 इंटू 10⁻23। जो भी चीज़ हो, जो चीज़ वही चीज़ है ना। एक मोल कार्बन एटम मतलब हो जाएगा 6.022 इंटू 10⁻23 कार्बन एटम्स। इतने एटम्स हैं कार्बन के, तो इसको हम लोग 1 मोल कार्बन एटम लिख सकते हैं। ठीक, 1 मोल कार्बन लिख सकते हैं, तो वही चीज़ तो लिखा है 1 मोल कार्बन एटम। ठीक, अब देखो एक इसका कितना मास है? 12 है ना, 12 AMU था। तो 12 का, और हमने आपको बताया था कि AMU को ग्राम में चेंज करना है, तो क्या होता है उसका रिलेशन? तो 1 AMU इज इक्वल टू कितना होता है? 1 AMU इज इक्वल टू कितना होता है, ये आपको बताए नहीं थे ये, और क्या बताए? 1 AMU इज इक्वल टू 1.67 इंटू 10⁻24 है ना, 1.67 इंटू 10⁻24। तो एक 1 AMU इज इक्वल टू इतने ग्राम है। ठीक, 1.67 इंटू 10⁻24 ग्राम है। ठीक, तो कितने हैं? 12 AMU मास आया होता है ना एक कार्बन एटम का। तो 12 AMU और इससे मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक, तो आ जाएगा एक कार्बन एटम का, ठीक, ग्राम में मास आ जाएगा। अब हमको एक कार्बन एटम का मास तो ग्राम में चाहिए नहीं, तो जितने एटम है कार्बन के उसको भी तो मल्टीप्लाई करो, 6 पॉइंट इतने 1 मोल। ठीक, 1 मोल से मल्टीप्लाई और कर देंगे, तो देखो एक कार्बन एटम का एक कार्बन एटम का देखो, एक कार्बन एटम का मास, एटॉमिक मास है आपका 12। ठीक, AMU, अब एक 1 AMU क्या होता है? 1 AMU इज इक्वल टू होता है 1.67। ठीक, 1.67 इंटू 10⁻24 ग्राम, यही तो होता है 1.67 इंटू 10⁻24 ग्राम। तो 1 AMU इज इक्वल टू इतना है। तो अब देखो ये एक कार्बन एटम के लिए बात थी। ठीक, अब 12 इसका कार्बन का कितना होता है? 12 AMU। ठीक, तो 12 AMU इसका मास हुआ। ठीक, और इधर कितना हो गया? 1.67 इंटू, तो इसको इतने से 12 को इतने से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो एक कार्बन एटम का आपका मास आ जाएगा कितने में? ग्राम में। अगर हम इतना पूछें तो ये क्या है? ये एक कार्बन एटम का मास है ग्राम में, लेकिन हैं कितने एटम्स? एक मोल, 1 मोल एटम है, तो 6.022 इंटू 10⁻23 से और मल्टीप्लाई कर देंगे तो पूरे इसका मास आ जाएगा, तो वो कितना आएगा? 12 ग्राम। ठीक, तो 12 ग्राम मास आ जाएगा। ठीक, अब ये 12 ग्राम, इसी को हम लोग कहते हैं मोलर मास या ग्राम एटॉमिक मास। ठीक, मतलब
एक मोल कार्बन एटम का जो मास होगा, तो एक मोल मतलब एक मोल में कितना होता है 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स कार्बन के, ठीक। या हम कह सकते हैं इसको एक मोल, ये एक मोल के बराबर ही तो है, ये एक मोल का मतलब ये नंबर है, मोल बस एक नंबर है, ठीक। तो इतने एटम्स, ठीक। तो इसको हम लोग कहते हैं इतने, ये 1 मोल कार्बन एटम्स के मास को हम लोग ग्राम एटॉमिक मास कह सकते हैं। और उसके एक एटम का मास कितना होता है 12 AMU। मतलब एक चीज़ देखो, अभी मैं एक चीज़ लिखूंगा आपको, उससे सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे, ठीक। इसमें 12 AMU और 12 ग्राम में क्या अंतर होता है। ये जो 12 AMU हमारा आया था, ये एक कार्बन एटम का मास था, मास ऑफ 1 एटम ऑफ कार्बन। और ये जो 12 ग्राम हमने निकाला है, ये ग्राम एटॉमिक मास है, मतलब एक मोल कार्बन एटम का मास है, एक मोल कार्बन एटम का मास है, ठीक है। एक 1 मोल ऑफ कार्बन, 1 मोल मतलब 6.022 इंटू 10⁻23 कार्बन के जब एटम्स होंगे तो उसका जो मास आएगा वो होगा ग्राम एटॉमिक मास। और एक एटम का, एक कार्बन के एटम का मास है वो AMU में 12 AMU। और उसके उसमें अगर हम लोग एक मोल कार्बन एटम का मतलब 6.022 इंटू 10⁻23 कार्बन के एटम्स का मास जब हम लोग एक साथ निकालेंगे तो वो 12 ग्राम आएगा। तो एक चीज़ आपको समझ में आई कि एक देखो जो भी एलिमेंट होगा तो उसका एक एटम का मास जितना होगा AMU में, तो देखो 12 AMU है, हम किसी और का ले लें, जैसे हम लोग ले लें नाइट्रोजन का, तो उसका होता है 14 AMU, एक कार्बन एटम का मास आएगा, ठीक। तो उसका ग्राम एटॉमिक मास कितना हो जाता है 14 ग्राम हो जाएगा, 14 ग्राम हो जाएगा, ठीक। तो देखो एक चीज़ आप ये समझ लो कि जो भी एलिमेंट है तो उसके एक एटम का जो मास है तो वो AMU में हम लोग लिख लेंगे, ठीक। और उतना ही ग्राम में भी होता है एक मोल अगर हम उसका लेते हैं, ठीक। तो ये 14 ग्राम मास कब है नाइट्रोजन का, ग्राम एटॉमिक मास नाइट्रोजन का कब है जब हम एक मोल नाइट्रोजन ले रहे हैं, एक मोल नाइट्रोजन से मतलब 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स ले लें हम लोग नाइट्रोजन के। मतलब यहाँ पर एक एटम का मास हम लोगों ने निकाला है और यहाँ पर हम लोगों ने एक मोल का मास निकाला है, ठीक है। ऐसे कोई भी आप देख लो, ठीक। तो ये क्या है, ये एक कार्बन एटम का मास है, ठीक। ये जो है ये एक कार्बन एटम का मास है और ये एक मोल कार्बन एटम का मास है, ठीक है। ये जब एक मोल, और मोल में कितने एटम्स होंगे 6.022 इंटू 10⁻23 कार्बन के एटम्स का जब टोटल मास निकालेंगे तो वो इतना आएगा। जब हम 6.022 इंटू 10⁻23 कार्बन के एटम्स ले लेंगे, इतने सारे, बहुत ज़्यादा है ना ये, तो इतने सारे जब हम कार्बन के एटम्स ले लेंगे तब उसका मास 12 ग्राम आएगा, ठीक। और एक कार्बन एटम का मास 12 AMU आता है, ठीक। इसी तरह हर इसका आगे का मैग्नीट्यूड सेम रहता है, ठीक। ग्राम एटॉमिक मास और उसके एक एटम के मास में ये फर्क होता है। जैसे हम लोग निकालें ऑक्सीजन का मास, ठीक। ऑक्सीजन एक एग्जांपल और हमारे लिए लिखा है, ठीक। तो ऑक्सीजन का एटॉमिक मास निकालो पहले। तो ऑक्सीजन में 8 प्रोटॉन 8 न्यूट्रॉन 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। इलेक्ट्रॉन का मास कैलकुलेट नहीं करना है, तो 8 प्रोटॉन 8 न्यूट्रॉन, तो देखो अब कितने हो गए 16 प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है, तो 16 का मल्टीप्लाई कर दो कितने से 1.67 इंटू 10⁻24 ग्राम से। तो यही तो मास होता है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का। तो इतने से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आएगा आपका 16। और ये क्या है, ये 1 AMU है ना, तो 16 AMU ये लिख देंगे हम लोग। तो एक का ऑक्सीजन एटम का मास कितना आ गया 16 AMU। या ये कितने ऑक्सीजन एटम का मास है, ये 1 ऑक्सीजन एटम का मास है, 1 ऑक्सीजन एटम का मास है। और जब 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन एटम ले लें, एक मोल मतलब कितने 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स ले लें हम लोग ऑक्सीजन के। जब इतने एटम्स हम लोग ऑक्सीजन के ले लें, यहाँ पर एक ऑक्सीजन का एटम था, यहाँ पर इतने ऑक्सीजन के एटम्स का मास निकालना है, तब देखो कितना निकलेगा 16 ग्राम निकलेगा। यही होता है ग्राम एटॉमिक मास। तो इसको कैसे निकालेंगे, तो देखो एक ऑक्सीजन के एटम का मास होता है 16 और इसके बाद 1.67 इंटू 10⁻24 से हम लोग इसका मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक। 16 इंटू 1.67 इंटू 10⁻24 से हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये एक एटम है तो वो ग्राम में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक। अब कितने एटम्स हैं टोटल, ठीक। अब देखो ये रिलेशन था आपका AMU से ग्राम का, ठीक। तो AMU को ग्राम में बदलने के लिए हम लोगों ने इतने से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक। तो ये एक और 16 AMU इसके एक इसका मास होता था, ठीक। तो 16 इंटू 1.67 इंटू 10⁻24 कर देंगे तो वो एक जो है वो ग्राम में कन्वर्ट हो जाएगा। लेकिन है कितने 6.22 एक मोल है, तो एक मोल मतलब 6.22 इंटू 10⁻23 एटम्स हैं। तो इतने से और मल्टीप्लाई कर देंगे तब आएगा इसका 16 ग्राम। मतलब इतने एटम्स का, कितने एटम्स का 1 मोल ऑक्सीजन एटम्स का, मतलब 6.022 इंटू 10⁻23 ऑक्सीजन के एटम्स का मास होता है 16 ग्राम। यही होता है ग्राम एटॉमिक मास, मतलब ग्राम में एटम का एटॉमिक मास, ठीक। एटॉमिक मास। तो जब हम इतने कितने एक मोल ऑक्सीजन के एटम ले लेंगे तब उसके बराबर का ग्राम में मास आएगा, ठीक। और ये 16 AMU एक ऑक्सीजन के एटम का मास है। और बल्कि जब हम कितने एटम्स ले लेंगे ऑक्सीजन के 6.022 इंटू 10⁻23 इतने सारे ऑक्सीजन के एटम्स ले लेंगे और जो तब मास आएगा तो वो होगा ग्राम एटॉमिक मास। लोग बहुत कंफ्यूज होते हैं इसमें, लेकिन अब आपको क्लियर हो गया होगा कि AMU में और 16 AMU और 16 ग्राम में क्या अंतर है। ये एक ऑक्सीजन के एटम का मास है और ये 1 मोल ऑक्सीजन एटम का मास है और एक मोल मतलब 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स का मास है ये, ठीक। वेरी गुड, आ गया होगा। तो एक क्वेश्चन हम आपको देते हैं इसी तरह से, यही कि
फाइंड नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सीजन एटम्स प्रेजेंट इन 64 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन। यहाँ पर हमें आपको बता दिया है कि 64 ग्राम है ऑक्सीजन का, तो इसमें मोल निकालना है आपको। ठीक, इसमें आपको मोल्स निकालना है। तो क्या आप निकाल सकते हैं? देखो बहुत ईजी है, क्यों नहीं निकाल सकते? देखो कैसे निकालेंगे। एक एटम का मास कितना होता है ऑक्सीजन के? 16 AMU। और एक मोल ऑक्सीजन का मास कितना होता है? 16 ग्राम। तो 16 ग्राम मतलब 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन एटम। तो 64 ग्राम को हम लोग इसमें करते हैं तो 1/16 इंटू 64 आएगा। तो कितने मोल्स आ जाएंगे? 4 मोल आ जाएंगे ऑक्सीजन एटम्स के। समझ रहे हैं ना आप लोग? देखो एक मोल में कितना है? 16 ग्राम है। ठीक, एक मोल में कितना है? 64 ग्राम है। और है कितने ग्राम आपको क्वेश्चन में दिया गया है? 64 ग्राम दिया गया है ऑक्सीजन का। तो आप सीधे सीधे निकाल लेंगे आप लोग, है ना। 64 डिवाइड बाई 16 कर देंगे तो सीधे सीधे आ जाएगा आपका कि कितने मोल एटम्स हैं। तो 4 मोल ऑफ एटम्स हैं। 4 मोल ऑफ एटम्स से मतलब क्या हो जाएगा कि 4 मोल से मतलब ये हो जाएगा कि कितने एटम्स हैं इसमें? 1.66 इंटू 10⁻23 और मल्टीप्लाई बाई 4। ठीक, इतने एटम्स होंगे। ओके ठीक। तो एटम्स के लिए हम लोग इसके लिए एक फॉर्मूला बना सकते हैं, कौन सा? कि नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू मास गिवन, या गिवन मास जो भी आपको मास दिया गया है, और अपॉन में क्या? ग्राम एटॉमिक मास। और ग्राम एटॉमिक मास को हम लोग मोलर मास भी बोलते हैं। तो इस तरह से हम लोग फॉर्मूला बना सकते हैं मोल निकालने के लिए डायरेक्टली, कि नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू गिवन मास अपॉन ग्राम एटॉमिक मास। मतलब जो मास आपको दिया गया है, यहाँ पर आपको कितना दिया गया था? 64 ग्राम में दिया गया था, है ना, ग्राम में दिया जाता है। ठीक, तो ग्राम में दिया गया था, तो ग्राम में अगर नहीं दिया गया होगा तो उसको ग्राम में कन्वर्ट करना होगा पहले आपको। ठीक, क्यों? क्योंकि आपका ग्राम एटॉमिक मास ग्राम में ही हम लोग निकालते हैं, ग्राम में ही तो हम लोग का ये निकलता है एटॉमिक मास 16 ग्राम, है ना। ये एक मोल आपके ऑक्सीजन का मास है, और 16 MU एक ऑक्सीजन के एटम का मास है, और 6.022 इंटू 10⁻23 ऑक्सीजन एटम्स का मास कितना होगा? नीचे कमेंट बॉक्स पर कमेंट करके बताइएगा। ठीक ठीक, तो हम लोग डायरेक्टली ये फॉर्मूला बना सकते हैं, क्या? नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू गिवन मास अपॉन ग्राम एटॉमिक मास। और गिवन मास आपको यहाँ पर 64 ग्राम दिया गया था। ग्राम एटॉमिक मास मतलब उसी के एक मोल में कितना होगा? जैसे ऑक्सीजन दिया गया तो ऑक्सीजन के एक मोल में 16 ग्राम होता है। अगर नाइट्रोजन दिया जाएगा, 64 ग्राम नाइट्रोजन दिया जाएगा, तो नाइट्रोजन के एक मोल में कितना मास होगा? एक मोल का उसका मास होगा कितना? 14 ग्राम। AMU नहीं बोलना है, AMU तो फिर एक नाइट्रोजन एटम का मास हो जाएगा। एक मोल नाइट्रोजन एटम्स का मास पूछा है। एक मोल मतलब 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स नाइट्रोजन के होंगे, तो उसका मास होगा कितना? 14 ग्राम। मतलब एक मोल नाइट्रोजन का मास होगा कितना? 14 ग्राम। ठीक, तो 14 से उसको मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक, तो यहाँ पर 64 ग्राम दिया गया था, और ऑक्सीजन एक मोल का होता है 16, तो 64 अपॉन 16 करेंगे तो नंबर ऑफ मोल्स हमारा आ जाएगा। इस तरह से आपको सबका निकालना है। बहुत सारे इस तरह के आपको क्वेश्चंस मिलेंगे। तो ये फार्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसको याद कर लीजिएगा आप। ठीक, इसमें आप थोड़ा घुमा भी सकते हैं, किस तरह से कि आपको नंबर ऑफ मोल्स दे पूछ ले, और गिवन मास और ये ग्राम एटॉमिक मास दे देगा, और नंबर ऑफ मोल्स अभी तक पूछ रहा है। ठीक, तो ये तो हो गया सरल तरीका जो अभी तक आप सीखे। अब ये क्या करेगा? नंबर ऑफ मोल्स आपको दे दे। जैसे वो कह दे कि 4 मोल में, ठीक, 4 मोल नाइट्रोजन में 4 मोल नाइट्रोजन नाइट्रोजन का मास बताइए, निकालिए। तो निकालना पड़ेगा आपको फिर। तो नंबर ऑफ मोल्स आपको पता है कितने? 4 मोल। ग्राम एटॉमिक मास आपको पता हो कितना? 14 ग्राम। तो 14 मल्टीप्लाई बाई जितने मोल दिए गए, मतलब जैसे मान लो 1 मोल दिया गया है तो 14 इंटू 1 तो कितना आ जाएगा? 14, है ना। 14 ही आपको दिया गया मास होगा। ठीक, या ये देखो एक क्वेश्चन अच्छा हम आपको देते हैं। ठीक, ध्यान से सुनना। हाँ देखो, if 1 mole of nitrogen atom contains, ठीक, if 1 mole of nitrogen atoms contains, लिखा है ना, if 1 mole of nitrogen atoms contain 28 ग्राम 14 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन, देन फाइंड द गिवन मास। ठीक, तो नंबर ऑफ मोल्स कितना है? 1, और आपको इसका ग्राम गिवन मास कितना है? 14, तो 14। ठीक, अब गिवन मास नहीं, आपको ग्राम एटॉमिक मास दिया गया है। ठीक, इस जगह काटना पड़ेगा, इस जगह काट देना, हटाओ ये क्वेश्चन, ज़्यादा दिमाग ना पे लो। अब अगर हम बात करें मॉलिक्यूल्स की, अच्छा ये जो अभी हमने आपको दिया था ये तो चलो एटम्स के लिए हो गया, है ना। ग्राम एटॉमिक मास एटम्स के लिए हो गया कि एक मोल एटम्स हैं, और तो इसका नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालेंगे। ठीक, अब मॉलिक्यूल्स के लिए, ठीक, मॉलिक्यूल्स के लिए हम लोग क्या करेंगे तो देखते हैं। ठीक, तो इसको एक क्वेश्चन से समझते हैं। ठीक, जैसे आपको दिया गया है 1 मॉलिक्यूल ऑफ नाइट्रोजन का मास निकालना है। ठीक, 1 मॉलिक्यूल ऑफ नाइट्रोजन, एक मॉलिक्यूल का मास निकालना है नाइट्रोजन के। ठीक, तो देखो
N2 में 2 एटम के हैं नाइट्रोजन के, कितने एटम्स हैं 2, ठीक। और एक नाइट्रोजन में होता है 7 प्रोटॉन 7 न्यूट्रॉन्स और 7 इलेक्ट्रॉन। तो 7 इलेक्ट्रॉन तो इलेक्ट्रॉन का मास होगा नहीं, तो 7 प्रोटॉन और 7 न्यूट्रॉन का मास ऐड करेंगे, तो 7 प्रोटॉन और 7 न्यूट्रॉन मतलब 14 इंटू 1.67 इंटू 10⁻⁻24 कर देंगे, ठीक। यही तो ग्राम से एमयू में जाने के लिए रास्ता है, ठीक। चलो भाई, अब और क्या करेंगे हम लोग, तो टू से अब देखो ये तो एक के लिए था ना, अब 2 के लिए निकालना है, तो इसी को हम लोग डबल कर देंगे, तो 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो कितना आ जाएगा 28 AMU। अब और इसका मतलब क्या हो गया कि एक नाइट्रोजन एटम का मास कितना होता है 14 AMU, है ना। तो 2 नाइट्रोजन के एटम है N2, तो कितना हो जाएगा उसका जस्ट डबल 28 AMU, ठीक। तो उसी तरह देखो 1 मोल नाइट्रोजन है, ठीक। तो 1 मोल नाइट्रोजन का मास निकाल लें हम लोग, किससे निकालेंगे देखो, तो उसमें ऐसे देखो किस तरह से निकालेंगे। अब ये मॉलिक्यूल का निकालना था, N2 मॉलिक्यूल का निकालना था, तो N2 मॉलिक्यूल का हम लोगों ने एक मॉलिक्यूल का हम लोगों ने निकाल लिया, कितना है 28 AMU। अब 1 मोल ऑफ N2 का मास निकालना है, और मोल मतलब कितना होता है 6.022 इंटू 10⁻23। भाई मॉलिक्यूल्स हो एटम्स हो कुछ भी हो, ये 1 मोल तो इतने नंबर को रिप्रेजेंट करता है, तो 1 मोल का आ गया है 28 AMU। अब इसको इतने का निकालना है, तो इतने से मल्टीप्लाई कर देंगे हम लोग 28 का, तो AMU में आ जाएगा, लेकिन हमको चाहिए किसमें ग्राम में, तो इसमें एक बार और मल्टीप्लाई कराना पड़ेगा, किसने का 1.67 इंटू 10⁻⁻24, ताकि वो जो AMU में आ रहा है वो किसमें आ जाए ग्राम में, ठीक। तो हमको ग्राम मॉलिक्यूलर मास निकालना है ना, वहाँ पे एटम का निकालना था तो ग्राम एटॉमिक मास हो गया, अब यहाँ मॉलिक्यूल्स का निकालना है तो ग्राम मॉलिक्यूलर मास हो जाएगा GMM। तो इस तरह से निकालेंगे, ठीक। 1 मोल मतलब इतने होते हैं, इतने कोई भी चीज़, तो यहाँ पर 1 मोल N2 से क्या हो जाएगा कि 6.022 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स का निकालना है। तो एक उसमें एक मॉलिक्यूल में कितने, एक मॉलिक्यूल का मास कितना है 28, तो 28 से हम इतने का अगर मल्टीप्लाई कर दें तो मास आ जाएगा, है ना, इतने एटम्स का हाँ इतने मॉलिक्यूल्स का मास आ जाएगा, ठीक। जो भी आएगा तो ये लिख लेंगे, लेकिन ये किस में आएगा AMU में। अब ग्राम मॉलिक्यूलर मास तो ग्राम में चाहिए ना हमको, तो इसको ग्राम में कन्वर्ट करने के लिए एक बार और मल्टीप्लाई कराते हैं हम लोग यहीं ऊपरी, कितने से 1.67 इंटू 10⁻⁻24। वही रिलेशन तो याद है ना आपको, पहले ही हमने आपको पढ़ाया था कि 1 AMU और ग्राम में 1.67 इंटू 10⁻⁻24, तो इतने से हम लोग को कर देंगे तो ग्राम मॉलिक्यूलर मास आ जाएगा। अब इसके लिए कोई फार्मूला बना लिया जाए भाई, यही ऑक्सीजन, एक और एग्जाम्पल यहाँ पर लिखा है ऑक्सीजन का, तो अब ये समझ तो चुके ही हैं, आप पढ़ लीजिएगा एक बार और तो आपको समझ में आ जाएगा, ठीक। तो मॉलिक्यूल्स के लिए भी हम लोग फार्मूला बना सकते हैं, क्या मॉलिक्यूल्स के लिए बना सकते हैं हम लोग फार्मूला कि नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू गिवन मास अपॉन GMM, मतलब मोलर मास या ग्राम मॉलिक्यूलर मास, ठीक। GMM ये इसको मोलर मास ही तो कहते हैं, ठीक। तो यहाँ पर मॉलिक्यूल है तो ग्राम मॉलिक्यूलर मास मतलब GMM या मोलर मास, ठीक। अब देखो जैसे ऑक्सीजन का निकालना है O2 मॉलिक्यूल का, ठीक। तो नंबर ऑफ मोल्स निकालना है, तो गिवन मास कितना है, गिवन मास आपको मान लीजिए दे दिया जाए, जैसे क्वेश्चन नीचे हम लोग देखते हैं, जैसे कोई क्वेश्चन हम लोग नीचे देखें, अब इसमें नीचे तो लिखा नहीं कोई क्वेश्चन, मान लीजिए आपको दे दिया जाए कि बताइए कि 64 ग्राम ऑक्सीजन में, ठीक, O2 64 ग्राम O2 है, ठीक। अब बस ये बताना और इसका मोलर मास आपको निकाल लेना है, ठीक। इसका मोलर मास भी आपको क्वेश्चन में अगर दिया जाए, ठीक, मोलर मास या तो आप खुद निकाल सकते हैं ना O2 का मोलर मास। O2 का मोलर मास किस तरह से निकालेंगे, या GMM निकालेंगे तो किस तरह निकालेंगे, 8 प्रोटॉन 8 न्यूट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन का मास ऐड नहीं करते, तो 2 एटम्स हैं, कितने 2 एटम हैं, तो देखो 8 + 8 16, 16 इंटू इतना कर देंगे तो AMU में मास आ जाएगा, लेकिन 2 है तो उसका डबल करना पड़ेगा। ऐसे कितना आ रहा था 16 AMU एक ऑक्सीजन एटम का मास। अब यहाँ पर 2 ऑक्सीजन के एटम है, O2 लिखा है ना भाई, तो एक मॉलिक्यूल में 2 ऑक्सीजन के एटम हैं, तो यहाँ पर एक एटम का मास हमको पता है ऑक्सीजन के कितना 16 AMU, तो उसका डबल कर देंगे 32 AMU, तो ये हो गया O2 मॉलिक्यूल का मास। अब एक मोल O2 मॉलिक्यूल का मास कितना होगा 6.022 इंटू 10⁻23 मल्टीप्लाई बाई 1.67 इंटू 10⁻⁻24, उसको उसमें भी तो भाई कन्वर्ट करना है ग्राम में, और मल्टीप्लाई किसका करेंगे कितने का, और भी तो मल्टीप्लाई करेंगे कितने से 16 से, हाँ ठीक, कितने से मल्टीप्लाई कर देंगे 16 से, 32 से करेंगे, ठीक। तो 32 से करेंगे। अब सीधे सीधे भाई आप लोग समझने लगे हो कि 32 AMU अगर एक ऑक्सीजन मॉलिक्यूल का मास 32 AMU है, तो एक मोल का 32 ग्राम मॉलिक्यूलर मास होगा ना, 32 ग्राम ही तो होगा, है नंबर वही रहता है, बस AMU है, इसका मतलब एक ऑक्सीजन O2 मॉलिक्यूल का है, एक मॉलिक्यूल का है, और वहीं अगर GMM मतलब ग्राम लिख दो तो वो ग्राम मॉलिक्यूलर मास मतलब एक मोल ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल का मास होगा, मतलब 6.022 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स का मास हो जाएगा। वो एक मॉलिक्यूल का कितना है 32 AMU, और एक मोल मॉलिक्यूल का कितना है 32 ग्राम, ठीक। तो अब देखो ग्राम है आपको पता है, गिवन मास दिया जाएगा तो नंबर ऑफ मोल्स निकल आएंगे कि नहीं निकल आएंगे,
बस वो सेम वही फार्मूला जो आपने अभी पढ़ा था ग्राम एटॉमिक मास में, तो उसमें बस GAM ग्राम एटॉमिक मास था, उसकी जगह पे आपको ग्राम मॉलिक्यूलर मास रख देना है, बस थोड़ा सा चेंज कर देना है। बस उसमें ग्राम एटॉमिक मास था, ठीक, इसमें ग्राम मॉलिक्यूलर मास रख देना है। इसीलिए हमने दोनों के लिए मोलर मास वर्ड एक कॉमन लिखा हुआ है, तो अपॉन मोलर मास मतलब मोलर मास लिख देंगे तो आ जाएगा। ठीक, एटम के लिए GAM होता है ग्राम एटॉमिक मास, मॉलिक्यूल के लिए GMM होता है मतलब ग्राम मॉलिक्यूलर मास। ठीक, तो थस ये फार्मूला आपको पढ़ लेना है, मोल्स इज इक्वल टू गिवन मास अपॉन मोलर मास। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला है, ठीक, इस चैप्टर की नींव है, समझ लीजिए। ठीक, अब इसको इससे हमको लोग दो बातें लिख सकते हैं, क्या, मोल इज इक्वल टू मास इन ग्राम अपॉन, या गिवन मास जो आपको दिया गया है और अपॉन, और हाँ गिवन मास ग्राम में होना चाहिए, ये बात पता है ना आपको, ग्राम में आपको दिया जाएगा जो भी मास दिया जाएगा। ठीक, तो गिवन मास इन ग्राम, ठीक, गिवन मास इन ग्राम अपॉन एटॉमिक वेट इन ग्राम। ठीक, यही आपका मोलर मास हो गया। और ये दूसरी बात हम लोग क्या कर सकते हैं कि मोल इज इक्वल टू गिवन मास इन ग्राम अपॉन मॉलिक्यूलर वेट इन ग्राम। ठीक, जब मॉलिक्यूल्स का निकालना हो, एटम्स का निकालना हो तो नीचे एटॉमिक वेट, और मॉलिक्यूल्स का निकालना हो तो नीचे मॉलिक्यूलर वेट। अब इस तरह से एक एग्जांपल दिया गया है, ये देखो एग्जांपल आ गया, फाइंड नंबर ऑफ मोल्स इन 46 ग्राम Na। अब 46 ग्राम Na, तो फार्मूला पता है क्या, नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू गिवन मास इन ग्राम अपॉन, यहाँ पर क्या होगा, एटॉमिक मास के मॉलिक्यूलर मास, एटॉमिक मास, हाँ एटॉमिक मास, क्यों, क्योंकि Na है, Na2 का थोड़ी पूछा है ना, तो Na है तो यहाँ पर ग्राम एटॉमिक मास रख दो भाई। तो 23 होता है ग्राम एटॉमिक मास। एक एक सोडियम एटम का मास होगा कितना, 23, और गिवन मास है 46, तो आ जाएगा 2 मोल्स ऑफ सोडियम। ठीक, अब फाइंड नंबर ऑफ मोल इन 88 ग्राम CO2। ठीक, 88 ग्राम CO2 में मोल्स निकालने हैं, तो मोल इज इक्वल टू, अब ये CO2 क्या है, मॉलिक्यूल है ना, तो मतलब एक मोल मतलब 6.022 इंटू 10⁻23 होता है, ये तो पता है आपको। ठीक, अब 88 का निकालना है, 88 ग्राम का। ठीक, 88 ग्राम CO2 आपको गिवन मास है ग्राम में, तो 88 फार्मूला तो यही है ना भाई, इसी में रख दो। गिवन मास कितना है आपका, गिवन मास है ग्राम में 88, और नीचे इसके नीचे क्या रखते हैं, मोलर मास, मास। अब यहाँ पर मोलर मास मतलब क्या है, मॉलिक्यूलर मास, मॉलिक्यूलर मास इन ग्राम मतलब GMM ग्राम मॉलिक्यूलर मास, मॉलिक्यूल का मास ग्राम में, तो CO2 का आपका GMM या जो आपका होता है ग्राम मोलर मास, ये होता है 44। ठीक, ये होता है 44। अब CO2 का आप लोग पहले अलग निकालेंगे, फिर उसको नीचे रखेंगे। ठीक, CO2 का पहले अलग साइड में निकाल लेंगे आप लोग, इसके बाद वहाँ से लाके यहाँ पे रखेंगे डायरेक्ट। ठीक, अब ये 2 टाइम्स हो गया, मतलब नंबर ऑफ मोल्स कितने आ गए, 2 मोल्स ऑफ CO2। ठीक, इस तरह से करते हैं, आसानी से सब सवाल हो जाते हैं। एक बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, ये करेंगे और तो आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा। ये एक क्वेश्चन हम आपको करवा रहा हूँ, इसमें सब कुछ है भाई, सब कुछ। ठीक, आपका पूरा हो जाएगा उसका सवाल, और बहुत ही बढ़िया सवाल है, इसमें आपका सब कुछ 8 9 10 क्वेश्चन इससे बन जाएंगे। सेम 8 9 10 क्वेश्चन को हमने एक साथ मिला करके ये एक क्वेश्चन बनाया है, तो देखते हैं। ठीक, फाइंड, ठीक, फाइंड करना है आपको क्या क्या, इतनी चीज़ें, 10-11 चीज़ें आपको दी गई हैं, 10 चीज़ें। ठीक, ये 10 क्वेश्चन दिए गए हैं, ये 10 चीज़ें आपको फाइंड करनी है, और दिया गया है आपको मास 32 ग्राम CH4। ठीक, मतलब आपको 32 ग्राम CH4 में नंबर ऑफ मोल्स निकालना है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल निकालना है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालना है, नंबर ऑफ प्रोटॉन, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम, नंबर ऑफ कार्बन एटम, नंबर ऑफ हाइड्रोजन का मोल, कार्बन का मोल, और नंबर ऑफ मोल, और इतने मॉलिक्यूल CH4 में। इतने 10 तो सवाल खाली इससे एक चीज़ से। ठीक, एक क्वेश्चन हमने बना दिया है। ठीक, तो 32 ग्राम CH4 आपको दिया गया है। ठीक, अब इससे आपको ये सब निकालना है। तो अब देखो सॉल्यूशन की तरफ प्रारंभ करते हैं हम लोग। पहले यहीं पर एक चीज़ निकाल लो, CH4 मतलब कार्बन एक, हाइड्रोजन के 4 एटम। ठीक, हाइड्रोजन के 4 एटम, एक कार्बन एटम का मास 12 AMU, और 4 हाइड्रोजन के हैं, तो एक हाइड्रोजन का एक होता है, तो 4 हाइड्रोजन के कितने हो गए, 4, तो 12 + 4 मतलब CH4 का आपका टोटल मास कितना आ गया, 16 16 आ गया इसका मॉलिक्यूलर वेट, और ये AMU है। ठीक, AMU, ओके, तो 16 आपका आ गया, कितना क्या आ गया, मॉलिक्यूलर वेट। CH4 का टोटल वेट आ गया कितना, 16 आ गया। ठीक, अब पहला सवाल है मोल निकालना है, इसमें आपको इसमें मोल निकालना है। तो मोल का हम आपको सीधे सीधे फॉर्मूला बता चुके हैं, मोल इज इक्वल टू गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर वेट, या GMM ग्राम मॉलिक्यूलर वेट, या फिर और क्या लिख सकते हैं हम लोग, मोलर मास। ठीक, तो गिवन मास है आपको 32 ग्राम, और उसका ग्राम में ही, ग्राम है, ग्राम से ही तो तभी तो कटेगा, है ना। 32 जब ग्राम में है दोनों चीज़ें तभी तो कटेंगी, ऊपर भी ग्राम में नीचे भी ग्राम में, तभी तो ये कट रहा है ग्राम, नहीं तो आंसर ग्राम में ना आता। ठीक, जो नई यूनिट होती ना, फिर ग्राम है तभी तो सेम, जब सेम यूनिट होती है तभी तो कटता है भाई, है ना। कभी ऐसा सुना है क्या कि 12 सेंटीमीटर अपॉन 24 या 2 किलोमीटर, ऐसे इसमें इस तरह 2 किलोमीटर, तो 2 से 12 को क्या काट दोगे क्या, 6, ऐसे आंसर लिख दोगे क्या, 6,
नहीं ना, 6 सेंटीमीटर पर किलोमीटर लिखोगे। ठीक, तो यूनिट पहले सेम करना पड़ता है काटने के पहले। तो यहाँ पर यूनिट तो सेम ही है, 32 ग्राम है, 16 ग्राम है। ठीक, तो कट जाएगा। अब 16 से 32 कट गया। अब मोलर मॉलिकुलर वेट या जीएमएम तो हम लोग निकाल चुके हैं, निकालना आता है ना आपको, साइड में निकाल लीजिएगा, एक बार निकाल लीजिएगा कैसे निकालना है। ठीक, तो हमने देखो भाई उसके मॉलिकुलर का वेट निकाल लिया था, तो उसमें जो था तो वो 16 एमयू आया था। लेकिन इसका जीएमएम में जब ग्राम में निकालते हैं तो वो हमारा 16 ही आता है, मैग्नीट्यूड सेम रहता है। लेकिन जब एक इसकी बात करते हैं एटम की तब अलग होता है, इसमें अलग होता है। चलो वो सब बातें अब आपको समझ में आ चुकी होंगी, अब हम बार बार उसकी बात नहीं करेंगे। यहाँ पर मॉलिकुलर वेट हम लोग कह सकते हैं, तो मॉलिकुलर वेट कितना निकाला है 16, तो 32 से 16 को काट देंगे तो आंसर आ जाएगा 2 मोल। अब मोल तो आ गया, ये तो ईजी चीज़ थी। ठीक, अब देखो 1 मोल CH4 मॉलिक्यूल। ठीक, 1 मोल CH4 मॉलिक्यूल्स का मतलब क्या है, 6.022 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स ऑफ CH4। देखो अब दूसरे में क्या निकालना है आपको, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकालना है। क्या निकालना है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, कितने मॉलिक्यूल्स हैं। तो देखो 1 मोल मतलब कितने मॉलिक्यूल्स होते, 6.022 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स होते CH4 के। लेकिन 2 मोल है, यहाँ पर कितने निकले हैं, 2 मोल ही तो निकले हैं। तो 2 मोल ऑफ CH4 मॉलिक्यूल में कितने होंगे, 2 इंटू 6.022 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स होंगे CH4 के, है ना। 1 मोल हमने आपको क्या बताया था कि 1 मोल जो चीज़ इज इक्वल टू 6.022 इंटू 10⁻23 वही चीज़, मतलब 1 मोल CH4 के मॉलिक्यूल में 6.022 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स होंगे CH4 के। 1 मोल इज इक्वल 1 मोल जो चीज़, यहाँ पर CH4 मॉलिक्यूल की बात चल रही है, तो इज इक्वल टू 6.022 इंटू 10⁻23 वही चीज़, तो मॉलिक्यूल ऑफ CH4। ठीक, तो 1 मोल CH4 मॉलिक्यूल का मतलब 6.022 इंटू 10⁻23 CH4 के मॉलिक्यूल। तो आंसर में इसमें है कितने मोल, 2 मोल हैं। तो 2 मोल मतलब 2 इंटू इसमें 2 का मल्टीप्लाई कर दो, या हम कहें 12.022 इंटू 10⁻23, मतलब 2 का मल्टीप्लाई कर दो इसमें, तो 2 इंटू 6.022 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स ऑफ CH4। तो मॉलिक्यूल्स निकाला है, कितने मॉलिक्यूल्स निकाला है, 2 इंटू 6.022 इंटू 10⁻23 या 2 मोल, इतने मॉलिक्यूल्स निकाला है। ठीक, अब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालना है। क्या निकालना है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो देखो कार्बन के कितने इलेक्ट्रॉन होंगे इसमें, कार्बन का एक एटम है तो 6 इलेक्ट्रॉन होंगे, 6 प्रोटॉन होंगे, 6 न्यूट्रॉन होंगे। ठीक, हाइड्रोजन भी है, तो हाइड्रोजन में क्या है, एक हाइड्रोजन को जो जनरल होता है तो उसमें एक इलेक्ट्रॉन एक प्रोटॉन होता है, और न्यूट्रॉन इसमें नहीं होता। ठीक, हाइड्रोजन में न्यूट्रॉन नहीं होता। अब हैं कितने, टोटल 4 हैं, हाइड्रोजन के कितने हैं, 4। तो देखो हाइड्रोजन के 4 हो गए, मतलब 4 इलेक्ट्रॉन, और कार्बन के 6। ठीक, तो 6 और 4 10, टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 6 कार्बन के और 4 हैं हाइड्रोजन। ठीक, तो 6 4 10, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन मतलब 10, और किससे मल्टीप्लाई कर दें हम लोग, कितने से मल्टीप्लाई कर दें, जितने मॉलिक्यूल्स हैं, तो जितने भी मॉलिक्यूल्स हैं CH4 तो जितने मॉलिक्यूल्स हैं, अब एक मॉलिक्यूल के लिए तो हम आपको बता रहे हैं कि एक मॉलिक्यूल में 10 हैं। तो अब यहाँ पर आपको जितने दिख रहे हैं, कितने दिख रहे हैं, अभी इसमें बनाए तो हमने 3 है, लेकिन असल में कितने मॉलिक्यूल्स हैं हम लोग निकाल चुके हैं, कितने मॉलिक्यूल्स हैं, 2 इंटू 6.022 इंटू 10⁻23 CH4 के मॉलिक्यूल हैं। तो इतने मॉलिक्यूल्स हैं, और एक मॉलिक्यूल में का हम लोग निकाल रहे हैं, तो एक मॉलिक्यूल में कार्बन के 6 इलेक्ट्रॉन है और हाइड्रोजन के 4, CH4 मतलब C के 6 और H में 1 होता है, लेकिन यहाँ पर H4 है, मतलब H के 4 हैं, तो 4 से और मल्टीप्लाई तो 4 इंटू 1, मतलब हाइड्रोजन के टोटल 4 हैं और कार्बन के टोटल 6 इलेक्ट्रॉन है, मतलब 10 इलेक्ट्रॉन टोटल एक मॉलिक्यूल में है। और टोटल मॉलिक्यूल कितने हैं, 2 इंटू 6.022 इंटू 10⁻23 CH4 के मॉलिक्यूल्स हैं, तो इतने से मल्टीप्लाई कर देंगे 10 इंटू 2 इंटू 6.022 इंटू 10⁻23 इलेक्ट्रॉन, क्योंकि हर एक मॉलिक्यूल में 10 हैं, तो टोटल इतने मॉलिक्यूल हैं, तो इसमें 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो टोटल इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे। इसी तरह आपके एक मॉलिक्यूल में टोटल प्रोटॉन कितने हैं, 6 और 4 10, तो 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे इतने में, इतने मॉलिक्यूल्स जितने हैं, तो आ जाएगा आपका प्रोटॉन। अब न्यूट्रॉन निकालने में हाइड्रोजन की तो 0 है, सिर्फ कार्बन के ही 6 हैं, हाइड्रोजन के 0 हैं, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। तो एक मॉलिक्यूल में इसमें न्यूट्रॉन तो 6 हैं, हाइड्रोजन में 0 हैं, तो 6 कार्बन के हैं, हाइड्रोजन के 0 हैं, तो 6 और से हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे, जितने मॉलिक्यूल्स हैं तो कितने हैं, 2 इंटू 6.022 इंटू 10⁻23 हैं, तो ये आ जाएंगे नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। अब हाइड्रोजन एटम निकालना है आपको, क्या निकालना है, नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम। अब हर एक मॉलिक्यूल में कितने हाइड्रोजन के एटम है, CH4 मतलब हाइड्रोजन के 4 एटम हैं, तो हाइड्रोजन के हर एक मॉलिक्यूल में अगर 4 एटम हैं और टोटल मॉलिक्यूल कितने हैं, 2 इंटू 6.022 इंटू 10⁻23, इतने ही तो मॉलिक्यूल हमने निकाले हैं, इतने मॉलिक्यूल हैं। ठीक, और एक मॉलिक्यूल में 4 हाइड्रोजन के एटम हैं, तो अगर हम 4 से मल्टीप्लाई कर दें जितने टोटल मॉलिक्यूल हैं, तो आपके हाइड्रोजन एटम के नंबर निकल आएगा। तो कितना निकला है, 4 इंटू 2 इंटू 6.022 इंटू 10⁻23। अब इसी तरह कार्बन एटम निकाल लो, एक मॉलिक्यूल में एक CH4 एक मॉलिक्यूल में कार्बन का एक एटम है
और हैं टोटल कितने 2 इंटू 6.022 इंटू 10⁻23 इतने हैं टोटल। तो और एक इसमें एक कार्बन है तो एक से मल्टीप्लाई कर दो टोटल जितने मॉलिक्यूल्स हैं, तो आपका नंबर ऑफ कार्बन एटम्स निकल आएगा 1 इंटू 2 इंटू 6.022 इंटू 10⁻23 कार्बन एटम्स। अब H के मोल निकालने हैं आपको, नंबर ऑफ हाइड्रोजन के मोल निकालना है आपको। तो पहले हाइड्रोजन का मोल निकालो। किस तरह से निकालोगे? अब ये नंबर ऑफ हाइड्रोजन मोल किस तरह से निकलेंगे? देखो टोटल मोल कितने हैं 2 मोल, हमने ऊपर निकाला है ना, टोटल मोल कितने हैं 2 मोल, ठीक 2 मोल टोटल मोल हमने निकाले हैं 2 मोल, ठीक। और एक मॉलिक्यूल में आप अगर देखो, ठीक, अब ये H क्या है आपका एटम है और CH4 क्या है आपका मॉलिक्यूल है। तो एक मॉलिक्यूल में आप देखो CH4, तो इसमें हाइड्रोजन के 4 एटम है ना, हाइड्रोजन के 4 एटम हैं और टोटल मोल हमने कितने निकाले हैं 2, तो 4 इंटू 2 कर देंगे तो ये आ जाएगा 8 मोल, ठीक, ये आ जाएगा 8 मोल। तो टोटल H मोल कितने आ गए 8 आ गए, ठीक। इसी तरह कार्बन के देखो CH4, इसमें कितने कार्बन एटम है, एक कार्बन का एटम है। तो देखो टोटल मोल हमने कितना निकाला है 2 और है कार्बन का कितना 1, तो 1 मल्टीप्लाई बाई 2 मतलब 2 मोल आपके कार्बन के एटम्स आ गए, ठीक। इतने हाइड्रोजन के कितने मोल आए 8 और कार्बन के कितने आए 2 मोल, ठीक। चलो अब फाइनल और लास्ट 10th क्वेश्चन देखें तो 6.022 फाइनल लास्ट क्वेश्चन हमारा है क्या? वैसे हमारे लास्ट क्वेश्चन है नंबर ऑफ मोल निकालना है 12 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स CH4 के। अगर हम CH4 के इतने मॉलिक्यूल्स ले लें तब नंबर ऑफ मोल कितना आएगा, है ना बढ़िया क्वेश्चन। तो देखो 1 मोल इज इक्वल टू गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर वेट होता है, ठीक। देखो रुको, अच्छा इसको दूसरे कंसेप्ट से समझ आते हैं, ठीक। 1 मोल मतलब क्या होता है, 1 मोल मतलब क्या होता है 6.022 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स, ठीक। तो इसका अगर हम डबल कर दें तो अप्रॉक्स वो 12 पॉइंट कुछ आएगा, तो हम इसको 12 लिए ले रहे हैं, राउंड फिगर में 12 लिए ले रहे हैं, तो इंटू 10⁻23, ठीक। तो इतने में कितने होंगे तो क्रॉस कर लो, ठीक। एक में इतना तो कितने में कितना, है ना, एक में इतना तो कितने में इतना, ठीक। तो क्या करोगे 1 मोल में अगर 6 इंटू 10⁻23 हैं तो 12 इंटू 10⁻23 कितने में होंगे, तो इसके 2 में होंगे, 2 इंटू 2 में तो होंगे, ये देखो 2 और 2 इंटू 1। देखो अच्छा रुको साफ साफ लिख के समझाते हैं, ऊपर ऊपर समझ में नहीं आया आपको, ठीक। तो देखो भाई देखो 1 मोल में 6.022 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल हो गए। अब एक मॉलिक्यूल की अगर हम बात करें तो एक मॉलिक्यूल में 1/6.022 इंटू 10⁻23 मोल्स हो गए। ये इतना तो समझ में आ गया होगा ना, एक मोल में इतने मॉलिक्यूल्स हैं तो एक मॉलिक्यूल में कितना मोल होगा, इतना ही तो होगा, डिवाइड में कर देंगे इसको, है ना। चलो ठीक, तो इतने, अब वो पूछ रहा है कि इतने मॉलिक्यूल्स के लिए क्या होगा, तो एक मॉलिक्यूल के लिए इतना, तो इतने के लिए कितना, तो देखो 12 इंटू इतने के लिए, तो इसके यहीं पर तो ऊपर ही तो लिखोगे भाई, है ना, यहाँ पर लिख दो 1 इंटू 12 इंटू 10⁻23, इसमें इतने में कितना, तो इसको 1 इंटू 12 इंटू 10⁻23 से डिवाइड कर देंगे इतने को, तो आपका आ जाएगा नंबर ऑफ मोल्स। तो अब इसको काट दो, तो 6 से अप्रॉक्स 12 2 टाइम्स कट जाएगा, तो 2 मोल आपका आंसर आ गया। एक बार इसको पॉज करो और ध्यान से देखो, आपको देख के ही समझ में आ जाएगा, ठीक। चलो तो फिर अब हमारा आज के लिए हो गया पर्याप्त, अब हम फिर अगले वीडियो में अगले पार्ट में देखते हैं। चलो ख्याल रखना अपना, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद। धन्यवाद।